हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 फरवरी 2025 के दो प्रमुख इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसकी 14 रिपोर्ट को वर्तमान दिल्ली सरकार ने, जो पिछले आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी हुई 14 रिपोर्टों को दिल्ली के विधानसभा में रखा है और उसमें कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन हम इसमें मेन समझेंगे कि कैग और उससे जुड़े हुए भूमिकाएं, संवैधानिक पहलू क्या है, बाकी क्या उसमें रिपोर्ट में कही गई है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि शहरी भूमि को अभिलेखों को अध्ययन करने की नक्शा कार्यक्रम, ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये जो है शुरू किया गया है 18 फरवरी को ही एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें शहरी क्षेत्रों में और उसमें भी प्रावधान है कि छोटे शहरों के जो भूमि संपत्तियां हैं उनका अद्यतन जो है अभिलेख किया जा सके, जिसके साथ शहरी प्रशासन को और भी सही उसका लाभ मिल सके। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला है, दिल्ली सरकार ने पिछली आप सरकार के पर जो है कैग की 14 रिपोर्टों को जो है दिल्ली विधानसभा में पेश की है। ये देखिए दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई है और 3 दिन की कार्रवाई अभी की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार ने जो है पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनके 14 रिपोर्ट को इसमें पेश किया गया है। उसको लेकर कई सारी जो है अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन वो हमारे महत्व का मुद्दा नहीं है। हमारे महत्व का मुद्दा ये है कि जो कैग की रिपोर्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है कि कैग या नियंत्रक या महालेखा परीक्षक उनके अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्यों उन्होंने कहा है, इसको समझेंगे। क्या कैग कैसे उसका कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, उसकी भूमिकाएं क्या है, उसके रिपोर्ट पर क्या होता है, और क्या ऐसा कोई भी प्रावधान है कि सरकारें रिपोर्ट को प्रस्तुत ही न करें, जैसा कि इस मामले में है कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं रखी थी। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को हम गंभीरता से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि बिना किसी पक्षपात के, तो बिना किसी पक्षपात के कई बार क्या होता है कि हमारे सामने बड़ी समस्या होती है जब भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं कि हम कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीतिक पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न होते हैं और वो हमारे सिलेबस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, तो उसको पढ़ना भी रहता है, लेकिन जिस परिदृश्य में, जिस परिवेश में लिपटे हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उसका होता है। कोई किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो सकता है, उससे पसंद कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अपने आप की जो पढ़ाई होती है या जो हम तैयारी करते हैं, तो हमें उन्हीं राजनीतिक मुद्दों से हट के जो संवैधानिक पहलू है, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो संवैधानिक पहलू है, उनको हमें देखना होता है। बाकी दलगत राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये भूमिका बनाना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर जो है हम मूल चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए अभी ये मामला क्या है कि दिल्ली की जो वर्तमान में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। अभी जब चुनाव हुआ है तो उसमें काफ़ी समय बाद जो है लगभग सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो पीछे विपक्ष में थी वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है और लगभग 27 सालों बाद सरकार बनी है। इस सरकार ने अपना जो कार्यक्रम होता है, विधायी कार्यक्रम, उसकी शुरुआत चलो जैसे होती है कि सदन लेना, अध्यक्ष का चुना जाना और LG का भाषण, वो तो सत्र की शुरुआत के आधार पे होता है। वो सारी चीज़ों के बाद जो पहला काम किया है वो ये काम किया है कि पिछली दिल्ली सरकारों के दौरान कैग ने लगभग 14 रिपोर्टें दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर दी थी, उनके विभिन्न पहलुओं को लेकर दी थी। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का लेखा एवं महानियंत्रक जो है, उसको लेखा परीक्षक एवं महानियंत्रक, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना संवैधानिक रूप से बाध्यता होती है। देखा जाए तो आइए देखते हैं कि देखिए इस कैग रिपोर्टों को आप सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिनमें से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के महत्वपूर्ण ऑडिट और आकलन शामिल होते हैं। यानी कि आप सरकार द्वारा पिछले काफ़ी समय से, लगभग 14 रिपोर्ट हो गई है, यानी काफ़ी समय से कैग रिपोर्ट को विधानसभा में
प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। इसको लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस समय की मुख्यमंत्री को ये निर्देश भी दिया था, बल्कि निंदा की थी उनकी कि इन्होंने कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं पेश किया गया है। और उन्होंने लिखा था कि विधानसभा के समक्ष वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के सरकार के संवैधानिक कर्तव्य पर उन्होंने जोर दिया था। यानी सरकार का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि विधानसभा के सामने ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाए। ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं उसको हम समझेंगे हमारे कैग से या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और संविधान में उनके पद, शक्ति और कर्तव्यों के लिए क्या कहा गया है उसको भी समझेंगे। फिर हम समझाने की कोशिश भी करेंगे थोड़ा, इसलिए क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, हमारे डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा है, तो थोड़ा हम समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कैग की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों उसे कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे संसद या विधानसभा में रखवाएंगे। सैल लगा है, इंग्लिश में सैल, जब सेकेंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ सैल लग जाता है तो फिर वो बाध्यता हो जाती है। थोड़ा इंग्लिश की लैंग्वेज ग्रामर के है, जैसे आई के साथ सेल लगता है लेकिन ही के साथ सेल लग जाए या किसी और पर्सन के साथ सेल लग जाए, इसका मतलब है वो बाध्यता हो जाती है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल रूल है और इसी सब चीज़ों से जो है संविधान में कई बार चीज़ें होती है। तो देखिए, अगर देखा जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़ा पद, तो भारत के संविधान में जो पार्ट 5 है वो संघ की विभिन्न व्यवस्थाओं से कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। उसी में एक चैप्टर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। उसमें आर्टिकल 141 से लेके 151 तक ये लगभग 48, 49, 50, 51 यानी 4 जो आर्टिकल है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद, उसकी शक्तियाँ, उसके कर्तव्य को बताता है। और ये हमारे संविधान में कितना महत्वपूर्ण है ये महानियंत्रक परीक्षक का पद जो है, उसको डॉक्टर VR अंबेडकर के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के संविधान में संभवतः, वे कहते थे कि संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वे मानते थे। उन्होंने खुद कहा था कि कैग जो है भारत के संविधान में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्यों कहा था इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर संवैधानिक पहलू में जाते हैं। देखिए, अगर हम उसको देखें तो हमारा है प्रातिनिधिक लोकतंत्र। जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, इसमें क्या होता है, जनता जो है यानी लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है क्या चुनते हैं, संसद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, संसद सदस्य, या इसे विधायिका कह सकते हो कि विधायिका जो है इसका चुनाव करते हैं। और इसी से बनी जो है कार्यपालिका या सरकार, इसी से बनती है और यह जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधिक लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। आप हमसे कुछ भी हासिल करते हैं तो आपको हमें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तभी आप हमसे कर ले सकते हैं। और इसलिए जो जनता के जेब से पैसा, यानी जो कहा जाता है ना कि हमारे जेब से पैसा जाएगा, टैक्स पेयर मनी कहा जाता है, या जो संचित निधि होती है उसका संरक्षण, वो संचित निधि किसकी होती है, एक्चुअल में उससे जो भी पैसा निकाला जाता है या उसमें जो भी पैसा आता है वो भारत की जनता का पैसा होता है। और उसकी जो कस्टोडियन होती है वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी संसद होती है। और उसमें भी लोकसभा, यानी अगर आप कहेंगे तो जो प्रतिनिधि जो डायरेक्ट चयनित होती है वो होती है। तो संसद जो होती है, ये संसद सदस्य या संसद सामूहिक रूप से ये विधायिका जो है कार्यपालिका, और इससे जुड़ा जो बजट है, दूसरा पहलू है बजट, वित्त, इन दोनों के पर इसका उत्तरदायित्व इसके प्रति भी होता है, कार्यपालिका के प्रति भी होता है, और बजट के प्रति या धन के प्रति भी होता है। अब संसद कार्यपालिका पे नियंत्रण रखने के लिए कई सारे साधन रखती है, उसमें बजट पे चर्चा होती है, सब कुछ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि संसद के पास समय कम होता है या ज्ञान, मतलब वो तकनीकी ज्ञान कम होता है। दूसरी चीज़ें क्या होता है कि अगर कोई जैसे बजट, पिछली बार संसद ने कोई बजट में प्रावधान कर दिया, अब उस बजट के प्रावधान पे सरकार ने उस ढंग से काम किया या नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा?
ऐसे तो भाई सरकार कह देगी कि हाँ ठीक है आप हम बजट करेंगे, और फिर वो मनमाना करती रहे तो कैसे पता चलेगा। उसके लिए संसद का एक अधिकारी होता है, विधायिका या संसद का एक अधिकारी होता है, उसे ही कहते हैं कैग। ये संसद का अधिकारी होता है, समझने की बात है। ये कार्यपालिका का अधिकारी नहीं होता है, ये इससे जुड़ा नहीं होता है, ये संसद का अधिकारी होता है कैग। संविधान में संसद के एक अधिकारी के रूप में कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का पद है, जो संसद द्वारा बताए गए कार्यों को करती है। यानी इसके अधिकार, इसके कर्तव्य और दायित्व का निर्धारण संसद करती है, और संसद द्वारा बताए गए कानूनों के अनुसार, नहीं तो संविधान में भी है, जब तक संसद न करते, और संसद ने कानून भी बनाया है उसके अनुसार, यह राज्य के स्तर पे यानी कार्यपालिका यानी संघ के स्तर पे और राज्यों के स्तर पे जो भी कार्यपालिकी कृत्य होती है उसका, उसके आय व्यय का जो है पूरी तरह से लेखा परीक्षण का भी काम करता है, और नियंत्रक के भी रूप में होता है, कंट्रोलर के भी रूप में होता है। हालांकि कंट्रोलर के रूप में उस तरह की भूमिका नहीं है जिस तरह से ब्रिटेन के संसद में है, ब्रिटेन के कैग के पास है, लेकिन फिर भी यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में, ये संसद के अधिकारी के रूप में, जो विधान पे और कार्यपालिका पे जो उत्तरदायित्व करा जाता है, उसके एक अंग के रूप में कंट्रोलर या कैग जो है, CAG काम करती है। और ऐसे में इसका पद इसीलिए, चूंकि ये क्या करती है, ये जो जनता के सदस्य हैं, इनके प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने का एक प्रमुख अंग है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस कैग को उनके अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। तो अब समझ में आ गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो संसद को मदद करती है, संसद के तरफ से जो है ये नियुक्त होता है, संसद का अधिकारी होता है, और संसद में के उस काम में मदद करता है। कौन सा काम? कि कार्यपालिका जो भी बजट संसद द्वारा या जो भी प्रावधान, आर्थिक प्रावधान लेन देन का उसके द्वारा किया गया है, वह सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है। इसलिए ये प्रावधान किया जाता है कि जो भी इसके रिपोर्ट हो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल संसद में या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करें। क्यों? क्योंकि ये इसी का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली हमने अपनाई है, उसके तहत तो यही होना चाहिए कि कैग की रिपोर्ट संसद में जरूर प्रस्तुत की जानी चाहिए। जो मेन काम है वो लेखा परीक्षण का या ऑडिट जो है, ऑडिटिंग का इसमें काम, अकाउंटिंग का भी काम करती है। इस चीज को समझिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान एवं आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, यानी कह सकते हो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कि ये जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हालांकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है, लेकिन उच्च न्यायालय वाले के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय वाला भी कहा जाता है, चीफ इलेक्शन के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय वाले भी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम आमतौर पर महाभियोग कहते हैं, कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। इसी पद से जुड़े स्वतंत्रता के और प्रावधान के रूप में कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। लेकिन ये तो ठीक है कि संसद द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन एक बार नियुक्त किए जाने के बाद, यानी जब वो नियुक्त हो गया, तब उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं किया जा सकता कि उसकी वेतन और सेवा शर्तें घटा दिया जाए। नियुक्त करने के पहले संसद उसमें बढ़ा सकता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के बाद न तो भारत सरकार के अधीन और न ही किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। यानी इसे पद धारण करने के पहले भी काफी रक्षोपाय दिया गया है, और पद धारण करने के बाद भी कोई पद, सरकार के किसी भी पद को धारण करने से रोका गया है। यानी कि इसमें न डर रहे न लोभ रहे, पक्षपात करने के लिए इतना महत्वपूर्ण संविधान के तहत इसको कहा गया है। जबकि अन्य पदों को आप देखेंगे तो उस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नियुक्ति हटने के बाद पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए किया गया है कि ये सरकार से मुक्त होकर, कार्यपालिका से मुक्त होकर संसद के अधिकारी के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। कर्तव्य और शक्तियां क्या है? तो देखिए, इसमें संसद द्वारा वो कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करने की बात ये कहता है कि देखिए,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसके अधीन विहित किए जाते हों। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो दोनों मतलब संघ के यानी जितने भी सरकारी स्तर पे संस्थाएं हैं, यानी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और केंद्र और राज्य सरकार के जो निकाय हैं, जो निगम हैं, उनकी भी ये सर्वेक्षण करता है और उनका ऑडिटिंग करेगा, उनके लिए अकाउंटिंग ही बनाएगा। हालांकि अब केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। और इस संदर्भ में भारत सरकार संसद ने एक नियम बनाया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971। ये कैग की सेवा शर्तें निर्धारित करता है, उनके कार्यकाल के कर्तव्यों और शक्तियों को भी निर्धारित करता है, जिसमें इसकी जो शक्तियां निर्धारित की गई है वो है कि लेखा परीक्षण करना और राज्यों के लिए लेखाओं आदि बनाना। अनुच्छेद 150 कहता है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, यानी अकाउंट किस प्रकार रखा जाएगा, इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्य और केंद्र दोनों स्तर पे जो लेखाओं के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पे आधार पे किया जाएगा कि अकाउंटिंग किस तरह से, किस आधार पे, यानी बजट में जो शीर्ष होते हैं उस तरह से तैयार किया जाएगा। अनुच्छेद 51 लेखा परीक्षण रिपोर्ट, आरटी रिपोर्ट, ये संघ के खातों या यूनियन के अकाउंट से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। इंग्लिश में शब्द है प्रेसिडेंट शैल पुट, यानी शैल है यानी रखवाएगा, बाध्यता है। इसी तरह से राज्य के खातों के संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब जब रखवाएगा, ये कंपल्सन है, फिर कैसे 14 रिपोर्ट हो गई जिसे दिल्ली की सरकार द्वारा नहीं रखा गया, तो उस पहलू को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान में कैग रिपोर्ट पेश करने के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि कैग रिपोर्ट को संसद या राज्य विधानसभाओं में रखने का प्रावधान है, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो अक्सर इसका फायदा उठाते हुए, कि समय सीमा का फायदा न उठाते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसको लेकर लेट किया जाता है। और देखिए, इसी कारण दिल्ली में भी और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों द्वारा भी लेट किया जाता रहा है। कैग रिपोर्ट को सदन में रखने जाने के बाद सार्वजनिक हो जाती है और फिर इसके लिए लोक लेखा समिति जो है चयनित रिपोर्टों की जांच करती है और फिर सरकार से जवाब मांगती है। और पीएसी सरकार से सिफारिशों पर कार्रवाई करने और एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए करती है। यानी ये जो रिपोर्ट रखी जाती है, इसके बाद संसद की अपनी अपनी लोक लेखा समितियों को ये चीज़ें जाती है। तो लोक लेखा समिति के बारे में देख लिया जाए तो लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और 1950 तक जो है ये कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य, जिससे उस समय वित्त मंत्री एक तरह से मान लीजिए, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती थी। बाद में संविधान जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, उसके बाद इस समिति की अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ये संसदीय समिति हो गई थी और लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगर इस समिति के बारे में देखें, संरचना के बारे में, तो 22 सदस्य होते हैं अधिकतम, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं हो सकता है या नहीं किया जाता है। 1967-68 तक जो है इसकी नियुक्ति अध्यक्ष जो है लोकसभा समितियों की अध्यक्षता जो है सत्ता पक्ष द्वारा ही की जाती है, क्योंकि बहुमत में होता है। लेकिन 67-68 के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इसका विपक्ष के नेता को इसमें चुना और उसके बाद ये परिपाटी हो गई है कि लोकसभा की लोक लेखा समिति की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष करते हैं या उनके द्वारा कोई, यानी विपक्षी दल का ही नेता ये करता रहा है। अगर हम देखें इसकी भूमिका, तो इसकी भूमिका ये जांच करती है कि संसद के द्वारा, यानी संसद कार्यपालिका पर किस तरह का नियंत्रण रखती है, इसको ये देखती है। ये इसकी मुख्य भूमिका होती है और इसमें मदद करता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें वो मदद करता है। और ऐसे में कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति और संसदीय नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला जो छोटा सा समाचार है कि शहरी भूमि अवलोकनों को अद्यतन करने की नक्शा NAKSHA नक्शा योजना है और ये 18 फरवरी को लागू की गई थी और ये शहरी भूमि यानी शहरी क्षेत्रों में जो भूमि है उसके बारे में रिकॉर्ड अभिलेख करेगी, अद्यतन करेगी आधुनिक जियोस्पाइटल जो है प्रौद्योगिकी के आधारित। आइए जरा इसको देखते हैं। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी को
मध्य प्रदेश के रायसेन से 26 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट योजना के आधार पे, देखिए इसका पूरा नाम है शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण या नक्शा का उद्घाटन किया है। ये नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना और उन्हें अपडेट करना है ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर स्वामित्व योजना के तहत इसी तरह का कार्यक्रम पूरे भारत में संचालित किया जा रहा है। उसको शहरी स्तर पे लागू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही ये नक्शा परियोजना के या नक्शा कार्यक्रम के तहत पायलट आधार पे ये किया जा रहा है। नक्शा कार्यक्रम क्या है तो देखिए, यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड बैंक रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम उसी के तहत ये किया जा रहा है। इसका जो नेतृत्व है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और इस पहल के तहत शहरों और कस्बों का नक्शा तैयार किया जाएगा और जो शहर है उनको 2 मानदंडों पर आधारित किया जा रहा है। एक कि वो 35 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल का हो और वहाँ की आबादी 2 लाख से कम हो। इन 2 आधारों पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए शहरों को लिया गया है। और देखा जाए तो इसमें शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए एक व्यापक और सटीक भू स्थानिक डेटाबेस या जियोस्पाइटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए उन्नत जीआईएस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हवाई सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। और यह कार्यक्रम भूमि प्रशासन में दक्षता को बढ़ाएगा, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करेगा, शहरी नियोजन को सुविधाजनक बनाएगा। इससे होगा क्या? इससे होगा कि नागरिकों के पास उनकी संपत्ति की अधिकारिता उनको मिलेगी और उनको कहीं न कहीं एम्पावर होंगे। शहरी नियोजन के लिए बेहतर बनाया जा सकता है और भूमि संबंधी रिकॉर्डों के कारण शहरी टैक्स लेने में भी आसानी हो सकती है और आगे का अगर कोई प्लानिंग भी करना है तो सटीक ढंग से प्लानिंग हो सकता है। साथ ही साथ कोई विवाद है तो उसका भी निपटारा किया जा सकता है और लिक्विड करके या बैंकों में उस पर गिरवी आदि रख के पूंजी भी लोग हासिल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो बाद में अपने अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। आवश्यकता क्यों थी? तो देखिए, यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण को संबोधित कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वामित्व योजना के तहत ये कार्य शुरू कर गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में बेहतर स्थिति है। अगर देखा जाए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे क्षेत्रों को उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में अभिलेख पुराने या अनस्ट्रक्चर हैं, जिसमें शासन और कराधान में अक्षमताएं पैदा होती है। खासतौर से छोटे अर्बन लोकल बॉडीज को वहां पे चुनौतियां उत्पन्न होती है। इसी को लेकर पिछले अपने बजट में भी ये बात वित्त मंत्री ने कही थी और इस बजट में भी इसमें उन्होंने कहा और इसको लेकर 194 करोड़ रुपए के आधार पे एक पायलट परियोजना की थी और जिसको 18 फरवरी से लॉन्च कर दिया गया है। क्या शामिल है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में 7,933 कस्बे या टाउन्स हैं और कुल देखा जाए तो 1,02,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अर्बन एरिया हमारा कवर करता है। 2011 की जनगणना निश्चित रूप से अब ज़्यादा ही होगी। और इस नक्शा कार्यक्रम के तहत 4,142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें कवर किया जाएगा। 100% ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और इसके लिए 194 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। और ये सफल हो जाता है तो इसे पूरे भारत के शहरों में लागू किया जाएगा। इसके आधार पे देखिए वही लाभ है, भूमि विवादों को कम करने में, तेज और अधिक कुशल शहरी नियोजन में सहायता करने में, संपत्ति क्रय संग्रह में सुधार करने में, संपत्ति लेन देन को सरल बनाने में और ऋण तक पहुंच करने में आसान हो जाएगा। और यह पहल जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो पूरे देश में लगभग 4,912 शहरों में इसको लागू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर रहेंगे जहां से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।